हम लोग बच्चों भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में अभी हम लोग देखें धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, पुनर्जागरण काल, ठीक, कंप्लीट हुआ हमारा। और अब हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे शब्द हम यूज कर रहे हैं आंदोलन, ठीक ना। शब्द क्या यूज हुआ है? आंदोलन। तो आंदोलन और क्रांतिकारिता इन दोनों में अंतर है। आंदोलन में क्या है? धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ठीक है, भूख हड़ताल के माध्यम से हम अपनी बात जो है सरकार से मनवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या है, किसी वर्ग या सरकार पे हम दबाव बनाते हैं, ठीक है। जबकि क्रांतिकारिता में क्या है, अपनी बातों को मनवाने के लिए, ठीक है, क्रांतिकारी रक्त का सहारा लेते हैं, बम और पिस्तौल का सहारा लेते हैं। तो जैसे हम बात करें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठीक। तो इस टाइप के ये जो लोग हैं, इन लोगों की नीति क्या है? क्रांतिकारिता की नीति, ठीक। हम लोग यहाँ बच्चों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि अब देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन शुरू होंगे, ठीक है। और जो आंदोलन शुरू होगा तो ये 3 पार्ट में बटेगा, ठीक। ये 3 पार्ट एक अलग है और एक अलग पार्ट है क्रांतिकारी का, ठीक ना। तो क्रांतिकारी वो एक अलग फेज ही है, वो आंदोलन में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक ना। वो क्रांतिकारिता का एक अलग फेज ही है। तो हम लोग पूरा जब ये देख लिया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीनों चरण, तो हम लोग स्पेशली अलग से फिर देखेंगे हम लोग क्रांतिकारियों का उदय, ठीक ना, और उनके कार्य, ठीक। तो यहाँ हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण, ठीक है। तो देखो बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरण में 3 चरण में बांटा गया है। 3 चरण में बांटा गया है। अब ये 3 चरण कौन कौन से हैं, इसको जरा देखते हैं। अब ये 3 चरण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करें बच्चों 3 चरण, ठीक है। 3 चरण में बांटा गया, तो 3 चरण हमारे सामने दिख रहे हैं, ठीक है। पहला चरण यहाँ हमको दिख रहा है, ठीक है, 1885 से 1905 तक, ठीक ना, 1905। द्वितीय चरण हमको दिख रहा है 1905 से 1919, और तृतीय चरण जो है 1919 से 1947, ठीक। अब इन तीनों चरणों के बच्चों क्या है, नामकरण है। पहला चरण जो है, इस चरण को हम क्या बोलते हैं? इस चरण को हम बोलते हैं बच्चों उदारवादी, ठीक ना, उदारवादी या नरमपंथी युग, ठीक ना, उदारवादी या नरमपंथी युग। अब ये जो उदारवादी युग है, इसमें बच्चों देखो दे देगा छांटने के लिए, उदारवादी या नरमपंथी युग में कौन कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक ना, कौन सम्मिलित नहीं है। तो अब हमको ध्यान होना चाहिए फिरोज शाह, ये गुप्ता यहाँ लिखा हुआ है, फिरोज शाह मेहता, ठीक ना, ये हो जाते हैं फिरोज शाह मेहता, ठीक है। तो दूसरे पेन से लिखते हैं फिरोज शाह मेहता, ठीक ना, फिरोज शाह मेहता। ये है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और ये हैं मदन मोहन, मदन मोहन मालवीय। ये हैं महादेव, महादेव गोविंद रानाडे। और ये है दिनेश लिखा है बच्चों, ये है दिनसा वाचा, ठीक ना, ये है दिनसा वाचा, ठीक है, दिनसा वाचा। तो ये बच्चों उदारवादी युग के महत्वपूर्ण नेताओं के नाम, ठीक। सेकंड चरण को हम देखें, तो सेकंड चरण की जब बात करेंगे बच्चों, तो सेकंड चरण जो होगा उग्रवादी या गर्मपंथी युग, ठीक है। इसमें कौन होगा? ठीक है, लाल बहादुर नहीं, ये लिखा है बच्चों,
बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय, ठीक ना, यहाँ लिख देंगे, ठीक, लाला लाजपत राय, ठीक ना। तो लाला लाजपत राय जो है ये, ठीक ना, ये अलग व्यक्ति हो, तो लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ये चार जो है, लाल बाल पाल जिनको बोलते हैं और घोष, ठीक है। उदारवादी के बाद उग्रवादी में ये चार महत्वपूर्ण लीडर। और इसके बाद जब गांधीवादी युग की बात आएगी, तो गांधीवादी युग की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो इसमें हम महात्मा गांधी को तो देखेंगे ही देखेंगे, और यहाँ जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, और इसमें सरोजनी नायडू, ठीक ना, सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इस टाइप के जो लोग हैं ये किस में आ जाएंगे, गांधीवादी युग में, ठीक है। तो ये हमारे आंदोलन के 3 चरण, ठीक। अब देखो बच्चों, ये नामकरण हुआ कैसे, ये नामकरण हुआ कैसे, ये जो नेता है ना, ये जो नेता, इनका एक विश्वास था अंग्रेजों में कि अंग्रेज आधुनिक लोग हैं और भारत को ये क्या करेंगे, आधुनिक बनाएंगे, और हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को ये दूर कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग ने इसके पहले पढ़ा, ठीक है। तो भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च कर रहे थे हम लोग के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करेंगे, ये आधुनिक बनाएंगे और अज्ञानता से ये हमको निकालेंगे बाहर, ठीक है, अज्ञानता से क्या करेंगे, ये बाहर निकालेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना था, ठीक है। इसीलिए ये अंग्रेजों से कोई भी बात कहना होता था तो वो क्या है, आंदोलन वगैरह नहीं करते थे, क्या करते थे, याचना करते थे, ठीक ना, याचना करते थे। याचना करना मतलब क्या, कि कोई बात कहनी है, कोई बात इनको कहनी है, तो अपनी बात आंदोलन के माध्यम से ये नहीं कहते थे, मांगते थे कि हमको ये अधिकार आप दे दीजिए, ठीक है। तो इसी वजह से इनको कहा गया नरम लोग, ठीक ना, नरम लोग, नरमपंथी, ठीक है, और उदारवादी, लिबरल लोग हैं ये, ठीक ना, उदारवादी। मगर वहीं पे ये जो 4 लोग हैं, इन लोगों का कहना था ये वर्ग जो है ना, ये वर्ग जो है, ये इसकी नीतियां जो है ये गड़बड़ है, ठीक है, मांगने से अंग्रेज हमको कुछ देने वाले नहीं, ये लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, इनके साथ जुड़े हुए थे, परंतु आगे ये अलग हो जाएंगे, इसीलिए इनका नाम पड़ेगा गर्मपंथी, ठीक ना, या उग्रवादी। सूरत में अधिवेशन होगा, सूरत अधिवेशन में क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे, ठीक है, कांग्रेस से। तो इनका नीति क्या था कि आंदोलन करके, आंदोलन के माध्यम से अपनी बात मनवाना, ठीक, और आंदोलन के माध्यम से ही बात मनवाने वाली बात जो है गांधी भी करेंगे। मगर गांधी के अलग, आंदोलन के अलावा उनके जो है बहुत नीतियां रही, बहुत उनके जो है थॉट आए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध थॉट जो है सत्य और अहिंसा का, ठीक है। तो सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके गांधी क्या करेंगे, ठीक है, नए नए सिद्धांतों को लाएंगे, ठीक है, और भारत को आजाद कराने का प्रयास करेंगे। तो इनकी सोच के कारण और पूरे इस टाइमिंग में 19 से लेकर 47 तक में इनका प्रभाव रहने के कारण इस चरण का नाम ही अलग से रख दिया गया गांधीवादी युग। तो ये लोग जो हैं आंदोलन करते थे उग्र होके, तो इसलिए इनको क्या किया, क्या बोला गया, उग्रवादी, या गर्म हो जाते थे जल्दी तो गर्मपंथी युग, ठीक है। और गांधी वाली बात यहाँ पे क्लियर, ठीक। तो हम देखेंगे बच्चों प्रथम चरण, प्रथम चरण। तो अब प्रथम चरण बच्चों हम देखेंगे, तो प्रथम चरण की शुरुआत कब से होगी, 1885 से, 1885 से। तो 1885 से क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी, जिसका देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण जो है, एक बड़ा योगदान होगा, ठीक है, एक बड़ा योगदान होगा, ठीक। परंतु इससे पहले भी, इससे पहले भी जो ये लोग हैं ना, इन लोगों ने क्या किया, एक छोटा छोटा जो है क्षेत्रीय स्तर पे
पार्टी की स्थापना किया, ठीक है। परंतु वो पार्टियां क्षेत्रीय स्तर की थी, वो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई। तो आगे चल के इन लोगों को महसूस होगा कि हमको एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो राष्ट्रीय स्तर की हो, और इसका मौका अंग्रेज जो है खुद दे देंगे, किसको? भारतीयों को। बना बनाया जो है भोजन थाली में परोस देंगे अंग्रेज, ठीक। तो हम देखें यहाँ पे कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज जो भारतीयों की मांगों को स्वीकार नहीं करते थे, तो अब अपनी मांग को स्वीकार कराने के लिए ये लोग क्या करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करेंगे। तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमें पता, ठीक है, उनके फाउंडर जो है, संस्थापक जो है वो पता हो, और अगर उस संस्था के द्वारा, ठीक है, कोई विशेष काम हुए हैं तो वो भी हमको पता होने चाहिए। तो हम लोग अब इसी बात को यहाँ पे बच्चों देखते हैं, ठीक है। तो पहले बच्चों इसका इतना स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, चलो। तो ये देखते हैं, ठीक है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थान, ठीक है, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थान, ठीक। चलो देखते हैं इस बात को। तो 1838 में बच्चों क्या होगा, कलकत्ता में एक संस्था स्थापित होगी जिसका नाम क्या होगा, लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक ना, लैंड होल्डर सोसाइटी। अब ये संस्था जो है बच्चों, लैंड होल्डर सोसाइटी, देखो ये जो संस्थाएं स्थापित होंगी क्षेत्रीय स्तर की होंगी, और कुछ जो है विशेष छोटे उद्देश्यों के लिए भी बनाए जाएंगे संस्थाएं, ठीक ना, कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी बनाए जाएंगे। तो हम इस बातों को देखते हैं। तो 1838 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये क्या होगी, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था, ठीक ना, भारत की प्रथम क्या है, राजनीतिक, ये क्या होगी, संस्था होगी, ठीक है, जो द्वारिकानाथ टैगोर के प्रयास से क्या होगा, स्थापित होगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, इसका उद्देश्य जमींदार वर्ग के हितों की रक्षा करना, जमींदार वर्ग जो था उसके हितों की रक्षा करने के लिए भारत में पहली बार एक संस्था का उदय हुआ, जिसका नाम क्या रहा, लैंड होल्डर सोसाइटी, राजनीतिक संस्था, वर्ड को याद रखना है, राजनीतिक संस्था का उदय होगा जिसका नाम क्या होगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक। अब आगे 31 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक ना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में स्थापना हुई। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, राजेंद्र लाल मित्र, ठीक है, राधाकांत देव, राधाकांत देव और द्वारिकानाथ टैगोर, ठीक है, द्वारिकानाथ टैगोर। तो द्वारिकानाथ टैगोर यहाँ भी है और यहाँ भी। इस बात के लिए नहीं परेशान होना है कि एक व्यक्ति दो जगह क्यों है, 10 जगह रह सकता है, 10 जगह रह सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं हो सकता हूँ किसी और भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में अगर किसी एक संस्थान में पढ़ा रहे हैं तो मैं दूसरे संस्थान में भी पढ़ा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति केवल एक जगह ही रहेगा, ठीक है, ये बात क्लियर। तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में स्थापित हुआ, ठीक है, और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, ठीक है, तो ये तीन लोग, राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव तथा द्वारकानाथ टैगोर, बात क्लियर, ठीक। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन, ये गलत है, आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया, ठीक है। तो अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इंडियन एसोसिएशन की, ठीक है, स्थापना कौन किया था, ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किया है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक, प्लस साथ में कौन है, आनंद मोहन बोस। तो मेन व्यक्ति कौन है, मेन व्यक्ति हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी,
तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 दिसंबर 1866 को दादा भाई नौरोजी क्या करेंगे, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की करेंगे स्थापना, जिसका उद्देश्य भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को यहाँ बीच में ये गैप रहेगा, जनमत को अवगत कराना था। अब देखो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी का एक गड़बड़ी क्या है, दादा भाई नौरोजी की एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दादा भाई नौरोजी नरमपंथी युग के व्यक्ति, इनको लगता था कि जो समस्याएं हैं, ठीक ना, इनको लगता था कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से अगर ब्रिटेन की जनता को अवगत कराया जाए कि आपकी सरकार इस तरह से हमारे देश का, ठीक है, शोषण कर रही है, हम पे बलपूर्वक शासन कर रही है, तो जब कभी लोकसभा और विधानसभा का, ठीक है, चुनाव हो, तो वहां पे विधानसभा की चुनाव नहीं बात कर रहा हूँ, लोकसभा वहां पे भी संसद का, ठीक है, लोकसभा वहां पे नहीं कहते हैं, हम अपने यहाँ के एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जब चुनाव हो संसद का सदस्यों का, तो उन सदस्यों के सामने आप हमारी समस्याओं को भी रखिए। जैसे होता है ना कि जब सदस्य आते हैं तो दुनिया भर के वादे करते हैं, हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सुविधाएं वो सुविधाएं, वादा करते हैं। तो जब वादा करते हैं तो हम भी कहते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ करिएगा आप। तो उसी तरह दादा भाई नौरोजी को ये लगता था कि अगर हम ब्रिटेन की जनता को अपनी बात बताएं तो हमारी तरह वो भी नागरिक हैं, और होगा क्या, उनको हमारी बात समझ में आएगी, और जब संसद के चुनाव में सदस्य खड़े होंगे और वो जब आएंगे जनता के पास, तो ये जनता क्या करेगी, ब्रिटेन की कहेगी कि भारत में जो समस्याएं चल रही हैं, जो शोषण आप लोग कर रहे हैं, इसको रोकने का आप वादा करिए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। मगर दादा भाई नौरोजी यहाँ ये नहीं समझ रहे हैं कि भारत का शोषण करके ही तो ब्रिटेन का डेवलपमेंट हो रहा है। वहां की जनता इस बात के लिए क्यों एग्री होगी कि भारतीयों का शोषण मत करो, और अगर भारतीयों का शोषण होगा नहीं तो ब्रिटेन की जनता का विकास नहीं हो। ये तो एकदम अलग अनेस्ट बात हो गई, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी का यहाँ सोच जो है बहुत दूरदर्शी यहाँ पे नहीं दिखता, ठीक। अगली बात करें, 31 जनवरी 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब तथा केटी तैलन द्वारा बंबई में, ठीक है, तैलन के द्वारा बंबई में बंबई एसोसिएशन, ठीक ना, बंबई एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक है, स्थापना की, ठीक। अब इसमें बात करें बच्चों, ये बंबई एसोसिएशन जो है, एक मिनट, ये लाइन थोड़ा सा बच्चों गड़बड़ है, हटाते हैं, ठीक है, बंबई एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक है। तो यहां तक की बात बच्चों हुई। आगे जरा अब हम देखते हैं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। अब इसको देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अब थोड़ा सा हम लोग 2-4 मिनट कॉन्सेप्ट को जरा समझें हम लोग, ठीक है। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, यहाँ हम बात करें कांग्रेस की स्थापना की, तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि छोटे छोटे जो संस्थाएं बनी क्षेत्रीय स्तर की, ये कोई देखो बहुत बड़ा कमाल कर नहीं पाई। जो प्रक्रियाएं चल रही थी अंग्रेजों की, वो प्रक्रिया चलती रही, शोषण की प्रक्रिया जो है वो चलती रही। भारतीयों को बहुत कुछ सुधार प्राप्त नहीं हो पाया, बहुत कुछ रियायत नहीं मिल पाई, ठीक। तो भारतीय इस बात को महसूस कर रहे थे कि कोई ना कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, ठीक ना, कोई ना कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश का नेतृत्व करे, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करे, ठीक है, देश के स्तर पर नेतृत्व करे। तो अब ये इस बात को सोच रहे थे, तो मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बोला कि अंग्रेज बना बनाया खाना जो है थाली में दे देंगे भारतीयों को, कैसे। अब एक तरफ तो भारतीय ये महसूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज जो हैं वो भी महसूस कर रहे थे कि एक हमको ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो सेफ्टी वाल का काम करे। अब सेफ्टी वाल का काम करे इसका मतलब क्या है, अंग्रेज ये सोच रहे थे
कि 1857 की हुई क्रांति, और इस 1857 की क्रांति में बड़े पैमाने पे अंग्रेज और भारतीय दोनों मारे गए, दोनों मारे गए। तो अब अंग्रेज और भारतीय अगर दोनों मारे जा रहे हैं, ठीक है, तो भाई अंग्रेज मारे गए, नुकसान तो हुआ, हो सकता हो सत्ता परिवर्तन ही हो गया होता, मगर 1857 की क्रांति सफल हो नहीं पाई, ठीक है। जमींदार वर्ग, देसी राजा महाराजा, यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, वो सब क्या हुआ, अंग्रेजों के सपोर्ट में रहे। पढ़ा लिखा वर्ग अंग्रेजों के सपोर्ट में नहीं रहा, अंग्रेज ये तटस्थ रहा, ठीक ना, ये तटस्थ रहा, अलग रहा, न ये सपोर्ट में रहा ना ये विरोध में, इसको लगा कि ये पागलपन है, ठीक है। मगर वही जमींदार वर्ग जो है और देसी राजा महाराजा जो हैं, तो ये जो लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का सपोर्ट किया। तो देखो अंग्रेज जो है अब इस बात के लिए परेशान थे कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है, भारतीयों के मन में क्या चल रहा है, ये बात क्या है, ये बात हमको अगर पता चल जाए तो हम पहले ही करेंगे क्या, हम पहले ही इनकी समस्याओं को सुन के एक उस समस्या का कर देंगे निवारण, चाहे जैसे करे, कम या ज्यादा या बेवकूफ बना के या जैसे भी, मगर उस समस्या से हम पीछा छुड़ा दें। अब ये बात जो है महसूस कर रहे थे अंग्रेज, ताकि 1857 जैसी क्रांति न होनी पाए। तो 1857 जैसी क्रांति न होनी पाए, इसके लिए ये लोग भी क्या कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि कोई ना कोई एक ऐसा समूह होना चाहिए जो हमको भारतीयों के मन में जो असंतुष्टि है, जो क्रोध है, जो शिकायत है, जो मांग है, वो हम तक पहुंचा दे। इसके लिए क्या होगा, लॉर्ड डफरिन, ये जो वायसराय रहेगा, वायसराय लॉर्ड डफरिन जो है, अब इस बात की आवश्यकता महसूस कर रहा था। तो ये क्या करेगा, ये जो एओ ह्यूम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनसे बातचीत करता है, ठीक ना, बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद ये कहता है कि एक ऐसी संस्था का निर्माण करो जिसमें भारतीय हो और वो भारत के आम जनता का, ठीक है, समर्थन प्राप्त करे, और समर्थन प्राप्त करने के बाद हो क्या, भारतीयों के मन में क्या चल रहा है उसकी सूचना तुम तक पहुंचे, तुम हमको पहुंचाओ, और हम क्या करेंगे, उस समस्याओं का क्या करेंगे, निराकरण कर देंगे, ठीक है। ऐसा सोच रहा था कौन, लॉर्ड डफरिन ने, और ये हुआ भी, ठीक ना, और ये हुआ भी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, लॉर्ड डफरिन एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक ना, एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित करवाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका शुरू में नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है, 84 में स्थापित होगा भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। परंतु आगे चल के क्या होगा, एक साल बाद, कि बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला जो है होने वाला था अधिवेशन। तो उसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सजेशन पे, सुझाव पे क्या किया जाएगा, इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के रख दिया जाएगा क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो क्वेश्चन यहाँ क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार किस वायसराय के दिमाग में आया। तो वायसराय डफरिन, एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया किसने, एओ ह्यूम ने किया, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम शुरुआत में क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। किसने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का सुझाव दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दी, ठीक। प्रथम बैठक कहाँ हुई, प्रथम बैठक बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ, ठीक है। तो ये डेटा अभी हम लोग बच्चों देखते हैं, ठीक है। तो अब डफरिन का ये जो खास सिद्धांत सेफ्टी वाल, अब सेफ्टी वाल मतलब ये है, कुकर में बच्चों देखा करो, कुकर जो होता है, कुकर में सीटी होता है ना, सीटी सेफ्टी वाल नहीं है, ध्यान रखना। कुकर में सेफ्टी वाल जो है उसके बगल में एक नट जैसा चीज होता है, ठीक ना, नट जैसा होता है। तो जब कुकर में बहुत ज्यादा जब गैस जो है भर जाता है, तो वो नट जो है अगर बहुत ज्यादा हो गया, कुकर फटने की बजाय क्या होगा, वो वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन हो जाता है, और जितना गैस है वो बाहर आया तो कुकर फटता नहीं है, वही है सेफ्टी का, ठीक।
तो सेफ्टी वाल्व मतलब यहाँ पे ये है कि भारतीयों का गुस्सा फूटने ना पाए, और जो गुस्सा उनका है उस कुकर के सेफ्टी वाल्व की तरह बाहर निकले। बाहर निकले मतलब ये कि अपना जो गुस्सा है वो क्या करे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बता दे, और हम उस गुस्से को क्या करेंगे, शांत कर देंगे। तो यही है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। तो अब अगर अंग्रेजों ने सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत पे स्थापित किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, तो भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस रूप में स्वीकार किया? तो भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार किया किस रूप में? तो इसको तड़ित चालक, ठीक ना, यहाँ शब्द लिख दें बच्चों, क्या है इसको, तड़ित तड़ित चालक, ठीक है, तड़ित चालक के रूप में इसको क्या किया, स्वीकार किया, ठीक ना। यानी कि जब बिजली गिरे तो तड़ित चालक मतलब क्या है, देखा करो मकानों की छतों पे निकले रहते हैं लोहे, ठीक ना, सरिया निकला रहता है। जब कभी बिजली गिरता है तो वो सरिया क्या करता है, उसको एब्जॉर्व करके वो पिलर के माध्यम से जमीन के अंदर पहुंचा देता है, तो हम लोग क्या है, सुरक्षित रहते। तो भारतीय इस बात को समझ रहे थे, भारतीय इस बात को समझ रहे थे कि अंग्रेज अंग्रेज इसको क्यों स्थापित करवा रहे हैं, ठीक ना। परंतु परंतु भारतीय भी चालाक, भारतीय ने कहा ठीक है, अगर सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के रूप में ये स्थापित कर रहे हैं तो तड़ित चालक के रूप में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब तड़ित चालक का मतलब क्या है कि जब कभी हम लोग कुछ अगर उग्र काम करेंगे तो अंग्रेजों का कहर जो है हम लोगों के ऊपर नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही किसने किया है, अंग्रेजों ने। तो अपने ही चीज को ये समाप्त क्यों करेंगे? तो होगा क्या, वही सरिया में बिजली गिरना और नीचे जमीन में पहुंच जाना। तो होगा क्या, हम सेफ रहेंगे, ठीक है, हम सेफ रहेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर ये कांग्रेस के अंदर रह के अगर हमने कोई काम नहीं किया, अलग से किया, तो अंग्रेजों के क्रोध का सामना हमको करना पड़ेगा, ठीक है, सामना करना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत रहा भारतीयों का। तो अब इसमें डेटा क्या क्या बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो सारे डेटा को हम लोग यहाँ पे जरा अब डेटा को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेटा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार सर्वप्रथम वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया, ठीक है। डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत पर कराई, ठीक है, सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत पर कराया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई, ठीक है, की गई। इसका नाम शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसकी स्थापना 1884 में की गई। परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1885 में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया, ठीक है, रख दिया गया, ठीक। अब इसकी बैठक कहाँ होगी बच्चों? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। पहले बैठक में कितने भाग लेंगे? 72 प्रतिनिधि। तो अभी इसको देखते हैं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ठीक ना, प्रथम अधिवेशन। अब दिमाग में आएगा बच्चों, सर अधिवेशन क्या होता है? तो संविधान में भी हम लोग जान रहे हैं अधिवेशन, सेशन, ठीक ना। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, ठीक है, या सदस्य हैं, उनको बुला के इस पार्टी को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, संस्था को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पे विचार विमर्श करना, और एक साल में हमारी नीतियां क्या होंगी, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए जब सदस्यों को बुलाया जाता है तो उसी को कहते हैं अधिवेशन बुलाना। जो कि हम लोग पॉलिटी में जान रहे हैं कि अधिवेशन यानी सेशन कौन बुलाता है, सत्र कौन बुलाता है? सत्र बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक ना, राष्ट्रपति। तो हम लोगों ने संविधान में ये बात जान रखा है कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितना सत्र बुलाएगा? 2 सत्र, ठीक है। एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच कितने महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा? 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा। ये सारी बातें हम लोग बच्चों जानते हैं, ठीक है। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो है, ठीक है, यहाँ पे स्थापित, यहाँ पे पहला जो है क्या होगा, पहला सेशन, ठीक है, बुलाया जाएगा। तो हम लोगों ने लिखा है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885। एक बात ध्यान रखना बच्चों,
जो भी अधिवेशन होंगे लगभग सारे अधिवेशन कहाँ होंगे, लगभग दिसंबर में ही होंगे। कब होंगे, दिसंबर में ही होंगे। डेट बस ये 20, 22, 25, 28 ऐसे होगा, मगर जो भी होंगे दिसंबर में होंगे, ठीक ना, ये बस ध्यान रखना। 1885 को, और हर साल अधिवेशन होगा, हर साल अधिवेशन होगा, ठीक है। तो आगे हम अधिवेशन से भी कुछ पॉइंट आप लोग को बताएंगे, ठीक। दूसरी बात, प्रथम बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक ना, ने किया था। इस प्रथम बैठक में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। अब यहाँ पे कुछ बात बच्चों समझना, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो है, यहाँ पे प्रथम बैठक हुई, 72 प्रतिनिधि भाग लिए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन को पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो एओ ने। मगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो है, ठीक है, बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ठीक ना, तो उसकी अध्यक्षता कौन किया, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक। जबकि दूसरी बैठक जो है वो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे दादा भाई नौरोजी, और तीसरी बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथे का कौन करेंगे, जॉर्ज यूले। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, समझाते हैं। पहला वाला बैठक रमेश चंद्र बनर्जी, एक बंगाली ने किया। दूसरी बैठक को किसने आयोजित किया, दादा भाई नौरोजी। ये क्या है, ये पारसी समुदाय से। तीसरी बैठक बदरुद्दीन तैयब जी, ये हैं मुस्लिम। तीसरी बैठक जॉर्ज यूले, अंग्रेज, ईसाई। अब यहाँ समझना बच्चों, ये क्यों जो है अलग अलग धर्म के लोग अध्यक्ष बन, अध्यक्ष इसलिए बन रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ये दिखाना चाह रही है, ये बताना चाह रही है भारतीय जनता को कि ये पार्टी जो है किसी एक वर्ग या एक जाति या एक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये भारत के सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए आज की डेट में भी कांग्रेस को कांग्रेस को हिंदू समर्थक या ईसाई समर्थक या मुस्लिम समर्थक या पारसी समर्थक, किसी धर्म या जाति का समर्थक पार्टी आज भी देखो कांग्रेस को नहीं कहा जाता है ना, नहीं कहा जाता है। तो ये इसकी शुरुआत जो है ये यहीं से हुई थी, ठीक ना, ये यहीं से हुई थी। वो तो आगे चल के जब देश हमारा आज़ाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज़ादी के बाद भंग नहीं किया, ठीक ना, भंग नहीं किया। जबकि गांधी ने क्या कहा था कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, मगर नेहरू जो है, ठीक है, इसको भंग नहीं करते हैं, ठीक ना, इसको चलने देते हैं, ठीक। अब ये चलता चला आया, ठीक है। तो आज भी देखो वो सिद्धांत जो यहाँ पे चले, उस सिद्धांत को आज भी कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा है, मगर हम लोग अपनी विचारधारा, अपने जो है सोच से, अपने सोच से क्या करते हैं, अपनी सोच से हम लोग प्रहार कर देते हैं सरकार पे कि मुस्लिम समर्थक है ये, ठीक है। कहीं कहीं कुछ समर्थक वाली घटनाएं अगर घटित होती हैं तो हम लोग कह देते हैं हिंदू विरोधी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। वो अब राजनीतिक मुद्दा हो गया, ठीक है। तो राजनीतिक मुद्दों में हम लोगों को बच्चों नहीं जाना है, ठीक है। तो अब देखें ये चारों बात जरा, तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी बैठक दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुई। जबकि तीसरी बैठक बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुई। जबकि 1887 में ये अध्यक्षता में मद्रास में हुई, ठीक है। वहीं जबकि वहीं पर चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में, ठीक ना, इलाहाबाद में। क्लियर बच्चों, ये बात, इतना बात मैंने समझाया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ देखें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों की जो नीति है अनुनय एवं विनय, यानी कि क्या है, क्षमा याचना, मांगना केवल,
ठीक है, कोई आंदोलन करना ये इनकी नीति नहीं थी, ठीक है, आंदोलन का सहारा नहीं लेते थे, ठीक है। उदारवादियों की मुख्य रूप से दो सफलताएं थी। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखो ये जो उदारवादी हैं, ये उदारवादी एक बहुत कुछ देखो कमाल नहीं कर पाते, ठीक है, और यही रीजन रहेगा कि आगे चल के इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, कमान किसके हाथ में आ जाएगा? उग्रवादियों के हाथ में। यानी कि प्रभाव अब जो है किसका बढ़ जाएगा? उग्रवादियों का बढ़ जाएगा। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, इन लोग का प्रभाव बढ़ जाएगा, ठीक है। देखें इस बात को। तो अब देखो इन लोगों का सफलता जो है, ठीक है, ये देखो दो सफलता हुई, ठीक है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, संविधान में मैंने इस एक्ट को पढ़ाया हुआ है, वहां जाके बच्चों वीडियो देखना। शुरुआत का मुझे लग रहा है तीसरा वीडियो जो है उसमें आपको ये बात मिल जाएगी, ठीक ना, दूसरे या तीसरे वीडियो मिल जाएगा। तो भारत परिषद अधिनियम को पारित कराना, जिसके तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का तो अधिकार दिया गया, परंतु क्रॉस क्वेश्चन, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, और मतदान, वोटिंग राइट जो है वो भी नहीं दिया, ठीक। 1886 में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, ये दूसरी सफलता। और तीसरी सी में आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज, आज हम लोग कहते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आईसीएस की ये जो परीक्षा है, ठीक, भारत और इंग्लैंड में कराने पर, एक साथ भारत और इंग्लैंड में कराने पे क्या बनी? सहमति बनी। तो ये कुछ सफलताएं, आंशिक सफलताएं थी किसकी? उदारवादियों की, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में। ये फेज बच्चों इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ये फेज इंपॉर्टेंट होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण है 1905 से 1900, ये 19 है बच्चों, यहाँ गलत टाइपिंग हुआ है, 1905 से 1919, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो चरण है, इसको हम उग्रवादी या गर्मपंथी चरण कहते हैं, ठीक है, गर्मपंथी चरण कहते हैं। अब देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो चरण है, ठीक है, ये उग्रवाद का चरण होगा। अब इसमें महत्वपूर्ण जो रोल होगा वो किसका होगा? बाल गंगाधर तिलक का। और बच्चों एक बात जान लो, बाल गंगाधर तिलक का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बाल गंगाधर तिलक वास्तव में एक प्लेटफॉर्म बना के गए थे जिसका सहारा महात्मा गांधी ने लिया। और जब तिलक की मृत्यु होती है असहयोग आंदोलन के समय, ठीक है, तो उस समय गांधी कहते भी हैं इस बात को कि मेरा सबसे प्रबल सहारा मुझसे छूट गया, ठीक ना। यानी कि जो उनका सबसे बड़ा सहारा था, ठीक है, गांधी जी का, बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु होते हुए उन्होंने ये कथन कहा कि मेरा सहारा जो है, सबसे प्रबल मजबूत सहारा क्या हुआ? छूट गया, ठीक है। ये बोलेंगे कौन? महात्मा गांधी। बात समझ में आई? ठीक। अब देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को उग्रवाद का काल कहा जाता है, ठीक है। अब यहां बच्चों देखो ये क्या करेंगे? गणपति उत्सव मनाएंगे और ये मनाएंगे शिवाजी उत्सव। आज हम लोग बम्बई में, महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरया सुनते हैं, है ना। गणेश महोत्सव जो आयोजन होता है, इसका बहुत बड़ा श्रेय किसको दिया जाता है? तिलक जी। तो तिलक जी ने गणपति उत्सव शुरुआत किया, ठीक है, 1894 में। और शिवाजी उत्सव, अब देखो यहाँ इनके इस कार्यविधि से भी सांप्रदायिकता का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। सांप्रदायिकता जो है और बढ़ेगी। अब कहोगे सर कैसे बढ़ेगा? यहाँ देखो गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और दूसरा मनाया जा रहा है शिवाजी उत्सव। जब तक गणपति उत्सव मनाए तब तक तो बात समझ में आ रही थी, परंतु मना रहे हैं ये कौन सा उत्सव? शिवाजी उत्सव। और बच्चों हम लोगों को ये बात पता है कि शिवाजी और मुगलों के बीच, ठीक है, लड़ाई चल रही थी। औरंगजेब शासन कर रहा था और शिवाजी औरंगजेब को क्या किए थे? बहुत ज्यादा परेशान कर रखे थे, समझ लो ना, बहुत ज्यादा परेशान कर रखे थे। कौन? शिवाजी। तो अब शिवाजी उत्सव अगर आप मनाएंगे, मना रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, मगर यहाँ पे क्या है?
भाई मुस्लिमों के लिए तो औरंगजेब अच्छा था ना, औरंगजेब ने हिंदुओं का उत्पीड़न किया, मुसलमानों का तो किया नहीं। हिंदुओं का उत्पीड़न किया तो मुसलमानों के लिए वो कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा था। तो अब उसी के अगेंस्ट रह के जो व्यक्ति उसको इतना परेशान किया, ठीक है, सलेहर के युद्ध में जो है, ठीक है, पराजित किया औरंगजेब की सेना को, हाँ, तो अब उस व्यक्ति का नाम लेके आप जो है आंदोलन करेंगे तो मुस्लिम उससे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। समझ लो ना। ठीक। और दूसरा, आप कोई मूवमेंट चलाइए, ठीक है, मगर दूसरी तरफ गणपति गणेश जी का जो है कि उत्सव करके आप आंदोलन कर रहे हैं, तो मुस्लिम इससे कहाँ जुड़ेगा? मुस्लिम धर्म जो है, इस्लाम में सर्वधर्म समभाव की बात नहीं है, ठीक है, कि हर धर्मों के आज़ादी की बात, हर धर्मों की आराधना की बात जो है इस्लाम में नहीं है, ठीक है। हर धर्म सर्वधर्म समभाव तो ठीक है, हाँ है, ठीक है, मगर हर धर्म को मानने की आज़ादी जो है इनकी नहीं है। केवल अपने जो है, अपने पैगंबर को मानने की आज़ादी है। अब ये नहीं कि हर धर्म का जाके ये भी जो है मंदिर में जाके पूजा करने लगे, ठीक है, अर्चना करने लगे, आरती चढ़ाने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे इसका विरोध करेंगे मुस्लिम, ठीक है। तो मगर पूछेगा एग्जामिनर, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव कौन शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक शुरू किया था। अब तिलक जो है ये यहीं नहीं रुकते हैं, कहते हैं, भारतीयों को समझाते हैं और बहुत बेहद शानदार बात बताते हैं कि भाई हम लोग टैक्स जो देते हैं उसी टैक्स से और यहाँ के रॉ मटेरियल से, ठीक है, चलता है सरकार का कार्य, और सरकार जो है हमारे लिए कुछ विशेष कर ही नहीं रही है। ये तो गड़बड़ बात है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने, कि अगर, ठीक है, हमको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तो हम कर भी नहीं देंगे, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने पूरे महाराष्ट्र में चलाया कर न देने का आंदोलन, ठीक है, जिससे जनता इनको क्या है, जिससे जनता इनको बहुत मानने लगी, ठीक ना, कि भाई अगर हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे लिए स्कूल नहीं बन रहा है, टैक्स बंद करो, देना ही नहीं है टैक्स, लगान अदा ही नहीं करना है, करो आंदोलन, अरे करो परेशान अंग्रेजों को। ठीक। भारतीयों के मन में ये बात आई कि यार बात तो सही है, ठीक है। जैसे आज अगर हमारी सरकार हमको कोई सुविधा दे रही, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का ट्रीटमेंट, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस चूल्हा सिलेंडर, ठीक है, जो भी है, तो इस बात के लिए हमको बहुत सरकार का एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं सरकार के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूँ, मैं अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ कि हमें जो है एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है। वो हमारा पैसा है बच्चों, वो हमने टैक्स दिया है। सरकारों का गठन होता ही क्यों है, राज्य का निर्माण होता ही क्यों है? क्योंकि जनता का जीवन जो है वो सुचारू ढंग से, सही ढंग से चल सके, इसीलिए राज्य की स्थापना हुई है और इस राज्य को चलाने के लिए सरकार का निर्माण हुआ है। तो अब सरकार अगर हमारे लिए कर रही है तो वो मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रही है, वो हमारा आपका पैसा जो हमको क्या है, वापस मिल रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि आप कहीं मार्केटिंग करिए तो मार्केटिंग में क्या है, आप जो है ऑनलाइन पे करो या फिर ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन पे करो, अगर आप कैश दे रहे हो तो कैश में आप जो है पक्का बिल वो मांगो। इससे क्या होगा, इससे टैक्स चोरी जो है दुकानदार नहीं कर पाएगा, और वो टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेट टैक्स जाएगा सरकार के पास, और जब सरकार के पास जाएगा तो सरकार के पास ही गया पैसा वो वापस हमारे पास ही आता है। कैसे आएगा हमारे पास? भाई उसी पैसे से ही तो सरकार क्या करेगी, रोड बनवाएगी, अस्पताल बनवाएगी, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लाएगी, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना लाएगा। तो ये है, ठीक ना। तो ये चीज बच्चों, ठीक। तो वही मैं कह रहा हूं, तो ये बात जब समझाएं तो जनता इन्हें बहुत लगी मानने, तो इसलिए इनको क्या बोला गया, लोकमान्य बोला गया। जबकि ऐसे ही एक व्यक्ति है जयप्रकाश नारायण, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको कहा जाता है लोकनायक, लोकनायक, ठीक ना। तो जयप्रकाश नारायण कौन है बच्चों? जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहे जाते हैं, जबकि बाल गंगाधर तिलक क्या है, लोकमान, ठीक ना, लोकमान। बात क्लियर? अब यहां देखें, ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने अपने विचारों का प्रसार
केसरी नामक पत्रिका से कराया। ठीक है, केसरी नामक पत्रिका से। तो ये एक पत्रिका का संपादन किए जिसका नाम क्या था, केसरी। ठीक है, अब इन्हीं की तरह, ठीक ना, इन्हीं की तरह भाई लाल बाल पाल, तीनों लोग, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने विचारों का प्रसार कैसे किया, केसरी नामक पत्रिका से। ठीक है, तो विपिन चंद्र पाल कैसे अपने विचार का प्रसार करेंगे, न्यू इंडिया नामक पुस्तक से। और लाला लाजपत राय जो है ये कैसे करेंगे, तो लाला लाजपत राय का जो है पत्र क्या होगा, ठीक है, पंजाबी, ठीक ना, पंजाबी। तो अब पंजाबी नामक जो है पत्रिका के माध्यम से ये क्या करेंगे, अपने विचारों को, ठीक है, फैलाएंगे। ठीक, तो ये बात क्लियर। ठीक है, तो विपिन चंद्र पाल क्या करेंगे, न्यू इंडिया, तथा लाला लाला लाजपत राय ने पंजाबी के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक ना, प्रसार किया। एक बाल गंगाधर तिलक, जिनका काफी फेमस जो है लाइन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक ना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने बोला, ठीक है, ये लाइन, तो ये लाइन किसने बोला है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला। ठीक है, तो क्लियर बच्चों ये बात, ठीक है, क्लियर। अब देखो होगा क्या, अब बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक ना, तो अब देखो इस परिस्थिति में होगा क्या, यहाँ हम थोड़ा सा मैप एक छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ हो गया बांग्लादेश, ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, छोटे से मैप का सहारा लेते हैं। ठीक, अब देखो, अब क्या है बच्चों, लॉर्ड कर्जन अब भारत का क्या है, गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या करेगा, लॉर्ड कर्जन देखता है एक बात ये कि ये पूरा आज का बांग्लादेश और इधर जो है वेस्ट बंगाल, ठीक ना, ये पूरा बच्चों उस समय कहलाता था, ये रीजन क्या कहलाता था, इसको कहते थे ओनली बंगाल, बंगाल। और पूरे भारत में षड्यंत्र का जो सबसे बड़ा केंद्र था अंग्रेजों के लिए, वो कौन था, बंगाल था। तो अब देखो ये क्या करेगा, राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये लॉर्ड कर्जन क्या करेगा, बंगाल का कर देगा विभाजन। अब बंगाल का विभाजन लागू कब होगा, 16 अक्टूबर 1905, डेट याद रखना है, पीपीटी में होगा, नहीं होगा तो मैं लिख दूंगा। ठीक, बंगाल का विभाजन ये कर देगा। अब ये जब बंगाल का विभाजन कर देगा, ठीक है, तो इसका बड़ा तीव्र विरोध होगा, बहुत तेज विरोध होगा। अब कर्जन क्या तर्क देता है, कर्जन ये कहता है कि हमने बंगाल का विभाजन इसलिए किया है क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा सूबा है, जिसका शासन चलाने में हमको क्या आ रहा है, परेशानी। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम बंगाल का कर रहे हैं विभाजन। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन। तो अगर प्रश्न पूछा कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था, तो देगा प्रशासनिक असुविधा, आंसर ये सही है। मगर क्वेश्चन ये पूछा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था, तो ऑप्शन में एक पॉइंट मिलेगा बच्चों कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना या फिर राष्ट्रवाद की भावना को कुचलना। अब कर्जन क्या सोच रहा था कि ऐसे दो पार्ट में ये बांट दिया, अब बांट देगा तो ये बांटा कैसे, इधर ये जो क्षेत्र है, देखो ये जो क्षेत्र है बच्चों, ठीक ना, यहाँ ये मुस्लिम बहुल है, ठीक ना, और ये जो है ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, ठीक ना, ये हिंदू बहुल। तो इधर इस वाले पार्ट में मुस्लिम ज्यादा, इधर जो है हिंदू ज्यादा। तो अगर हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, तो होगा क्या कि हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ टूट जाएगी और दोनों मिलकर हमारे खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे। क्यों ऐसा सोच रहा था ये, इसलिए सोच रहा था ये क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति में याद करो बच्चों,
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उसको विद्रोह का नेता बनाया गया था। समझ रहे हो ना? मतलब भारतीय जो है मुस्लिमों के साथ इतना जुड़े हुए हैं कि इन्होंने क्या किया, विरोध का नेता बना दिया एक मुस्लिम को, और ये दोनों मिलके लड़े और जो है बड़े लेवल पे अंग्रेजों का बैंड बजाया इन लोगों ने। तो एक बात ये थी कि इनको अलग किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जिस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती का रोल रहा, ठीक ना, गौरक्षणी सभा वगैरह, ठीक ना, बाल गंगाधर तिलक का गणपति उत्सव, ठीक है, उसके बाद से शिवाजी उत्सव, ये सब कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का नींव तैयार कर रहे थे, और मुसलमानों के मन में हिंदू और मुस्लिम का जो भेदभाव है वो धीरे धीरे पनप रहा था। इस चीज को अंग्रेजों ने भांप लिया। तो इस वजह से क्या किया, ठीक है, इस वजह से होगा क्या कि कर्जन क्या करेगा, कर्जन ये विभाजन करेगा कि हिंदू मुसलमान क्या हो, हिंदू मुसलमान एक दूसरे से दूर हो जाए, क्योंकि ये दोनों क्या है, मिल के लड़ रहे हैं, मिल के लड़ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की हमारे वहाँ क्या हुई, शुरुआत हो चुकी थी। तो अब इसका आगे रिजल्ट अभी बड़ा खराब मिलेगा 1906 में, और इससे भयंकर रिजल्ट मिलेगा 1909 में, मॉर्ले मिंटो सुधार, अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो अब देखो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, कर्जन सोचा विभाजन करेंगे, मुसलमान अलग हिंदू अलग, मुसलमान और हिंदुओं के विचारों का आदान प्रदान रुक जाए, इस वजह से बांटा। मगर ज्यों बांटेगा विरोध भयंकर शुरू हो जाए, और जब शुरू होगा तो इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसको हम लोग यहाँ नीचे, ठीक है, पॉइंट लिखा है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ तो बंगाल विभाजन 1905, 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया, बंगाल विभाजन की योजना लागू कर दी गई, ठीक ना। तो बंगाल विभाजन कब लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक। अब इस बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ना, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये क्या करेंगे, इस आंदोलन का करेंगे नेतृत्व, ठीक। अब लॉर्ड कर्जन, सारी बात मैं बता चुका हूँ, लॉर्ड कर्जन क्या करेगा, ये बंगाल विभाजन का रीजन क्या बताएगा, प्रशासनिक असुविधा, जबकि ये वास्तव में ये कारण नहीं था। वास्तविक कारण क्या था, वास्तविक कारण था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, या राष्ट्रवाद की भावना को भावना को समाप्त करना, ठीक ना, राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त करना, ठीक। तो अब जिस दिन बंगाल का विभाजन किया जाएगा उस दिन क्या होगा, पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर के दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक ना। इस दिन को आगे देखें, इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर, ठीक है, देखो क्या, राखी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि हिंदू मुसलमान, ठीक है, अलग नहीं है, अलग नहीं है, ये आज भी एक है। तो होगा क्या, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की कलाइयों पे बांधेंगे राखी, और ये दिखाएंगे अंग्रेजों को कि हम लोग जो है एक हैं, ठीक है। तो टैगोर के कहने पे क्या होगा, इस 16 अक्टूबर के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जबकि जबकि रामेंद्रम, ठीक है, रामेंद्र सुंदरम त्रिवेदी, इनके कहने पे क्या होगा, इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक ना, शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक। अब देखो कांग्रेस का अधिवेशन होगा बनारस में, ठीक है, बनारस में क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा, ठीक ना, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करो और स्वदेशी को अपनाओ। तो स्वदेशी का, ठीक है, आंदोलन शुरू होगा। हमने यहाँ क्या लिखा है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ठीक। यानी कि क्या, बनारस अधिवेशन में ही ये तय हुआ कि अब जो है स्वदेशी का नारा दिया जाए, स्वदेशी का, ठीक है, इस्तेमाल किया जाए, और विदेशी वस्तु का क्या किया जाए, बहिष्कार। तो यही बात हमने देखा, स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन के समय ही रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करेंगे, आमार सोनार बांग्ला गीत गाते हैं, जो आज बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत। तो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है बच्चों, तो ये बंगाल विभाजन तक क्लास को हम लोग आज रोकते हैं और फिर इसके बाद से हम लोग 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना को देखा जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना को देखा जाएगा हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे सूरत में कांग्रेस का विभाजन, 1909 में मोर्लेमेंटो सुधार, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में देखा जाएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आज की डेट में या कभी भी इतिहास का कोई पॉइंट, ठीक है, या किसी भी विषय का कोई पॉइंट, ठीक है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे के क्लास में मिलते हैं। ठीक है बच्चों।